हालात माड़े थे, कहते थे कि क्या करें, खड़े हो जाओ बादशाह के सामने और लितर खाओ। दूसरा ये था कि नहीं ठीक है बादशाह जो कार्य करन दियो तुसी अपने अंदर देखो कि की हो रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुस्बत शो में बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूँ असद निज़ामी और मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर जी की हाल है? सर मुस्बत भरा पड़ा हूं मैं। वाह वाह, आप फ्रेश भी लग रहे हैं आज। अभी आपको इस चीज़ को चेंज करते हैं। ख़बरों का सिलसिला जारी रखते हैं जी। एक आम पैगाम जो कि काकड़ साहब ने दिया। पैगाम क्या, उन्होंने कहीं बैठ के एक बात की है। कहते हैं ज़िंदगी में कामयाबी ये है कि आप अपनी रूह की तलाश करें। ये ना इन्होंने रीमिक्स की है इमरान खान को। उन्होंने कहा था ना कि कब्र सिर्फ सुकून सिर्फ कब्र में है। इन्होंने कहा कि अच्छा नहीं थोड़ा काट लो रूह। हाँ वाह वाह वाह। ये जो हमारे पीएम साहब हैं ना, इनके और बड़े जबरदस्त फरमूदात हैं। जिस तरह इनका एक फरमूदात है कि द डस्ट इज सेटलिंग डाउन एंड द कॉमन मैन इज बिकमिंग द न्यूक्लियस ऑफ द डुअल कैरिजवे। द न्यूक्लियस ऑफ द ड्यूल कैरिजवे। सर ये तो एक इस किस्म का फलसफा है कि यहाँ तो आप और मैं नहीं पहुंच पाएंगे। नहीं हम हैं सतही लोग। ये इतनी को डीप बात है जिस तक हम नहीं पहुंच सकते। इनका और भी है कि पता नहीं इट मल्टीप्लाइज एंड एम्पलीफाइज माय सिल्वर लाइनिंग। सर सिल्वर लाइनिंग तो शायद उन्होंने हमसे एक चीज़ अडॉप्ट की। अच्छा मुझे इसका बताएं, वो कहते थे रूह को तलाश करें, तो यानी कि ये कभी कभार चली जाती है फिर इसको ढूंढें, या ये वक्ती तौर पे आ जाती है फिर चली जाती है? इसका क्या मायने है? आप ज़रा ज़्यादा समझते हैं इन चीज़ों को। सर एक तो मैं पहले ये बताना चाहता हूँ कि हमारे जो पीएम साहब हैं उन्होंने डिक्शनरी घोल के पी हुई है। अच्छा, और क्योंकि ना इंग्लिश एक ऐसी ज़बान है, मतलब अनलाइक उर्दू, कि उसमें हालांकि उर्दू के बारे में लोगों का ये बहुत एतराज़ होता है कि जी कि इसमें ना जलेबियाँ बहुत डलती हैं। तो वो मतलब जो है ना कि मतलब अंग्रेज़ी में होता है सीधा सीधा कि ही शी फलाना टमकाना। इधर आप जनाब मुकर्रमी ये वो आपने मतलब ये आप जान छुड़वा ही नहीं सकते जो खुशामद से इस ज़बान में। लेकिन हैविंग सेड दिस, इंग्लिश जो है ना वो उर्दू के मुकाबले में बहुत ज़्यादा ऐसी ज़ुबान है कि जिसमें ना वर्ड्स की आपस में एसोसिएशन बहुत ज़्यादा है। मसलन आप कोई भी वर्ड लिख के उसके आगे कोई भी वर्ड लिख दो मतलब वो चल जाता है। सो ये ना चलाई जा रही है। अच्छा और ये भी है। अच्छा मैं तो आप समझे ना, ये जो तलाश कर रहे हैं ये लोगों को बता रहे हैं कि आप गल्फ नेशंस में जाएं उनकी तरह और वहाँ पे तलाशी करें। ये भी तो इस वक्त बहुत जा रहे हैं ना, ये हर बिल्कुल वक्त बहुत जा रहे हैं। असल में सर वो आपको याद है हमारे जो सूफी पोइट्स जो गुजरे हैं, मतलब पोइट्स जो हमारे गुजरे हैं नेटिव पंजाबी जो है वो, मतलब उसको वो अब हमें पता लगा है कोक स्टूडियो से कि वो बेसिकली सूफी पोइट्री है। तो उसमें भी सारा कुछ ये ना हालात माड़े थे, तो वो कहते थे कि क्या करें, मतलब यहाँ तो ये है कि खड़े हो जाओ बादशाह के सामने और लितर खाओ। दूसरा ये था कि नहीं ठीक है बादशाह जो कार्य करन दियो तुसी अपने अंदर देखो कि की हो रही है दुनिया रूह और को बताएं सारा। अच्छा एक आपने इंग्लिश उर्दू की बात ही कर दी, मुझे एक चीज़ की नहीं समझ आती। उर्दू मैं ये नहीं कह रहा इनकम्प्लीट है, बट कुछ लफ्ज़ जो हैं उर्दू में वो कभी हम इजाद नहीं कर पाए। मसलन आप एक एग्ज़ाम जाके देते हैं, आपके कुछ मार्क्स आते हैं, उनको आप क्या कहते हैं उर्दू में? हाँ जी, वो हमने एक्वायर कर ली है ना इधर उधर से उस तरह की चीजें। हम नंबर कहते हैं। हाँ। कि जी कितने नंबर है। हाँ। ये लेकिन उसकी कोई मुतबादिल है? अच्छा पता है आपस की बात है कि मुतबादिल हो सकता है बना लिया हो इन्होंने और हमें नहीं पता। और शुक्र करें कि वो इन्होंने मैंडेटरी करने की कोशिश नहीं की कि आप वो सीखें, क्योंकि मुसीबत पड़ जाती है। वो मेन स्ट्रीम नहीं कर पाया उसको। वो मेन स्ट्रीम नहीं कर पाए। मतलब थर्मामीटर का भी कोई है आला है पता नहीं क्या। थर्मामीटर है। हाँ, अब वो अगर आप इमेजिन करें आपको फिजिक्स या बायो में मैट्रिक में वो पढ़ना पड़ जाता तो आप तो फेल थे ना। और अगले को भी ना पता होता। अच्छा आगे बढ़ते हैं क्रिकेट की दुनिया से जी। मुस्बत तरीन खबर, वाह, पीसीबी ने 3 कौमी क्रिकेटर्स को बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी कर दिया। बिल्कुल, जिसमें ये है हारिस रऊफ हैं, उसामा मीर और जमान खान। बिल्कुल ये अच्छी बात है। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ मैंने सुना है, आई होप आई एम करेक्ट, मैं दावे से नहीं कह सकता लेकिन शायद हारिस ने ख़त भेज दिए पीसीबी को कि जी मुझे आप ना रिटायर्ड ही समझें टेस्ट से। तो अगर तो ये बात दुरुस्त है तो वही वाली चीज़, सारी गाली मोहम्मद आमिर ने खाई, लेकिन क्योंकि वो पहला बंदा था जिसने वो ब्रेव स्टेप लिया, गाली तो उसने खा ली,
उसने नीचे आने वालों के लिए गुंजाइश पैदा कर दी कि आप ये कर सकते हो। अब हारिस को उतनी गाली कभी भी नहीं पड़ेगी जितनी वो खा गया। सो इनको चाहिए कि उसकी इज्जत किया करें नए प्लेयर्स को। और वही बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को तो शर्माने घबराने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब एक स्पोर्ट खेलता है ये पूरा मुल्क, तो अगर कोई नहीं किसी फॉर्मेट में तो आपके पास तो 34 और प्लेयर होने चाहिए खेलने के लिए। बिल्कुल, उनको बारी ने उनको लेके गए हैं, वो एक दो और बॉलर्स लेके गए हैं ना साथ। ये अच्छा है वैसे, इतना मुस्बत पहलू इसका ये भी है। एक तो ये भी चले मुस्बत है कि उनको एनओसी दे दी, दूसरा ये है कि शायद हारिस के ना जाने से कोई नया बॉलर तो हमें तो डिस्कवर करते हैं। बिल्कुल वो होना चाहिए। और मतलब जाहिर है कोई ना कोई तो साथ लेके ही गए होंगे, क्योंकि 2 तो विकेट कीपर ले गए। हाँ, तो चल रहा है ना कि कौन करेगा। हाँ, उसमें वो उन्होंने मेरे ख्याल में कह दिया है कि रिजवान ही करेगा। नहीं, सैफी करेगा। सैफी करेगा। वाह, रिजवान एज बैट्समैन खेलेगा। अच्छा, तो ये मुस्बत नहीं है। मैं मिस करूंगा रिजवान की जो विकेट के पीछे होने के उसके जो क्वर्क्स थे ना, हर वक्त उसके अंदर एक एनर्जी है, एक एनर्जाइजर बनी वाली एनर्जी है उसके अंदर, वो सैफी में नहीं है। हाँ, और उसके ना अंग अंग में से दर्द भी अक्सर निकल आती है। लेकिन अच्छा मुझे ये बताएं, चलिए क्रिकेट के ऊपर बात हो रही है, एक विकेट कीपर स्लैश बैट्समैन जो होता है उसकी ज़िंदगी जो है वो बड़ी मुश्किल है। उसने 50 ओवर्स फुल अलर्ट रहना है विकेट कीपिंग के लिए, और फिर जितनी बैटिंग कर जाए। फील्ड में कुछ लोग हमने देखा वो जो बाउंड्री पे होते हैं, कोई अगर बासियां ले रहे होते हैं, रिलैक्स कर रहे होते हैं। नहीं सर, वो तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आप सिर्फ इसलिए देख लें कि अगर एक वनडे मैच में कोई एक भी एक्स्ट्रा बॉल ना हो, कोई वाइड कोई नो बॉल ना हो, तो भी 300 गेंदें, मतलब 300 बैठकें तो उसने लगानी है। क्या थंडर था बनता होगा उसके बाद। तो ये तो उसकी ज़िंदगी में मसला है ही। एक उसकी ज़िंदगी में एडवांटेज भी है, ख़ास तौर पे अगर बैटिंग सेकंड हो, वो ये है कि 300 गेंदें विकेट कीप करने के बाद ना वो बैटिंग पे आके ये नहीं कह सकता कि आँख नहीं सेट सेट ही सेट है। वाह, चलें अब चल रही है, मैचेस शुरू हो गए हमारे ऑस्ट्रेलिया वाले। बिल्कुल, मेरे ख्याल में बिग बैश ऑस्ट्रेलिया वाले भी शुरू होने वाले होंगे। अभी तो नेट्स चल रहे हैं और बिग बैश भी शुरू हो ही गया बस तकरीबन। चलें वो देखेंगे, हम फॉलो करेंगे, हमारे लड़के गए हुए हैं। अच्छा जी, और बड़ी मज़ेदार खबर, नॉन फाइलर अफसरान के लिए टैक्स कुशवारे जमा कराने की तारीख में 6 दिसंबर तक तोसी। वाह, ये एफबीआर के अपने अफसरान हैं। वो कहते हैं यार हमारे अपनों ने नहीं कराया। तो ये मेरा इसमें सवाल पैदा होता है कि अगर आपके अपनों ने नहीं कराया तो सबसे पहले तो उनके फ़ोन बंद करें और उनकी गैस बंद करें, उनकी बिजली बंद करें, और उसके बाद आप आएँ बाकी आवाम के पास। और ज़्यादा ये कि अगर उनको आपने तारीख दे दी 6 दिसंबर तक, तो सानू भी दो फिर। नहीं सर, यही तो इसका मुस्बत पहलू है कि अगर कोई, वैसे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर कोई घर बैठ के ही परेशान हो रहा था कि मेरी बिजली कट जाएगी, 6 दिसंबर तक तो नहीं कट रही। ईजी हो जाए। 6 दिसंबर तक कुछ नहीं हो रहा सर। लेकिन ये जो टैक्स फाइलिंग है, वैसे भी मैंने एक दफ़ा खुद अटैम्प्ट की कि मैं खुद कंप्यूटर खोल के ना इस चीज़ को करने की कोशिश करूं। उन्होंने पर्पसली शायद इसको बड़ा मुश्किल एक चीज़ बनाई हुई है। लोग कहते हैं बहुत आसान है, लेकिन वो अमूमन जो कहता है ना बहुत आसान है, उसने बड़ी अच्छी काउंटिंग पड़ी होती है, उसको ओ ए लेवल में ए आया होता है, और वो उसके बाद कहते हैं यार ये तो कोई मसले वाली बात ही नहीं है। मुझे नहीं अच्छा लगता कि जी पहले ये बनाएं, फिर ये वैल्यू निकालें, फिर जी वो लेटर इशू हो गया, फिर वेल्थ स्टेटमेंट लहदा बनाएं। इसलिए इसका सबसे अच्छा हल है वो यही है कि आप एक अच्छा सा टैक्स अकाउंटेंट रखें। उसका काम ये नहीं होता आपकी टैक्स फाइलिंग करना, उसका काम होता है ठंडा रखना आपको। हर लिहाज से आपको वो बंदा ठंडा रखता है। बिल्कुल, वो भी। और उसके अलावा भी मेरे साथ तो एक और बहुत बड़ा मसला है, वो ये है कि मैं क्योंकि मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करता हूँ, यार सारे एक जितना टैक्स ही नहीं काटते। सो मेरे पास जो टैक्स चलान आते हैं, किसी ने किसी परसेंटेज पे काटा हुआ है, किसी ने किसी परसेंटेज पे काटा हुआ है। मैं जब उनसे पूछता हूँ, कहते हैं जी नहीं, हम जिस तरह से रजिस्टर्ड है ना, हमें कम पड़ता है। अच्छा, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं अगर उसको करने आ गया ना, तो वो तो एक बड़ा मसला पड़ जाएगा। तो दूसरा सर, आप अक्सर ना लाहौर वर्सेस कराची डिबेट होती है ना, आपको पता है मैं कराची की साइड लेता हूँ, और आप मेरे मतलब मुखालिफ करता हूँ इस बात करता हूँ। लेकिन सर आप मेरी ये बात देखें कि वो जो एक मुहावरा है ना कि पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज, आपको पता है आपका वाइट टैक्स भी कराची देता है। कराची में? हाँ, आपकी जोन कराची है? मेरा असल में जो पहली नौकरी थी ना, जहाँ मेरा ये बना था NTN, वो थी आई चुंदरीगढ़ रोड। अच्छा, उसको तो अब छोड़े हुए कोई 8 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका हुआ है। तो उसके बाद मैं पंजाब में ही काम करता हूँ। सारा कुछ होता है, मुझे हर साल ना ये नोटिस भेजते हैं कि जी आप टैक्स उधर जमा कराते हैं, आप टैक्स इधर जमा करवाएं। सही कहते हैं। हाँ, तो मैं उसके बाद एक ईमेल उधर भेज देता हूँ कि जी आप मेरा NTN वहाँ से यहाँ ट्रांसफर करना है। वो भी नहीं रिप्लाई करते, ये भी दोबारा नहीं पूछते।
यानी कि आप दिल से और टैक्स से कराची के शहरी हैं। सर कराचीआइट। वाह 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 वाह, चलें ये भी ठीक है, बिल्कुल कोई मसले वाली बात नहीं है। अरे चलें आगे बढ़ते हैं। एक और चीज़ है हमारे पास, वो ये है कि किधर की खबर सर, हाँ जी, उस्मान डार के खिलाफ स्ट्रीट लाइट्स चोरी करने का मुकदमा है। ये वही पीटीआई वाले उस्मान डार हैं। ये पीटीआई वाले उस्मान डार हैं, और मेरे ख्याल में तो ये अब ठीक हो गए, ये पीटीआई नहीं रहे। इसका एक सेकंड रुक जाए, आपने ये पहले फिक्रा क्यों डाला कि ये अब ठीक हो गए, जैसे वो बीमार थे या उनको कोई ज़हनी मसला था। सर अब रियासत ऐसी ट्रीट कर रही है ना पीटीआई वालों को कि ये इनको अब हमने ठीक कर दिया। अच्छा, यानी कि इनको रिहेबिलिटेट कर दिया हमने, हम इनको ले आए बाहर बिल्कुल उस मसले से। तो अब स्ट्रीट लाइट्स इनकी ये चोरी इन्होंने की हैं या इनके वहाँ से चोरी हुई हैं, कुछ किस्म का मसला है? कुछ इस किस्म का ही होगा। अब उसमें ये है कि स्ट्रीट लाइट एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आप घर के अंदर तो नहीं लगा सकते। सो अगर तो मतलब इन्होंने अपने लॉन में लगा दी हैं तो फिर तो बड़ा मसले वाली बात है। अच्छा, इन्हें इस तरह से चोरी कर ली। अच्छा, दूसरा ये हो सकता है कि इन्होंने किसी एक जगह से उतार के किसी और जगह पर स्ट्रीट लाइट लगवा दी, तो वहाँ पे ये क्लेम ले सकते हैं, ये रॉबिन हुड बन सकते हैं कि मैं अमीरों की जगह से ला के तो मैंने गरीबों के उस पर लगा दिया है, शराब पीता हूँ लोगों का खून नहीं पीता। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। किस तरह का कोई माहौल पैदा करें। अरे लेकिन मुझे बात बताएं, ये स्ट्रीट लाइट्स जो वैसे ही जनरली हम इस टॉपिक पे आ गए हैं, स्ट्रीट लाइट्स एक कितनी को ज़रूरी चीज़ है? सर स्ट्रीट लाइट बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपको पता है कि मेरी क्रिकेट ही छूटी थी जब लोड शेडिंग होनी शुरू हो गई थी, वरना हम स्ट्रीट लाइट्स में डबल इनिंग टेस्ट मैच खेलते मेरा दूसरा सवाल ये था कि ये लोड शेडिंग जब होती है तो स्ट्रीट लाइट्स भी बंद हो जाती हैं उस इलाके की? बेशक ना करें सर, मेरे मोहल्ले में देख लो। ये तो बहुत ही खतरनाक चीज़ है। इनको इस किस्म का सिस्टम बनाना चाहिए कि स्ट्रीट लाइट्स तो ऑन रहे। सर यहाँ पे तो अभी तक मैं डाउट में हूँ कि इस तरह का भी सिस्टम कोई है कि नहीं है, कि हमारे यहाँ पे जो ट्रांसफार्मर्स हैं ये प्लीज़ किसी से पता करके मुझे बताएं कि वो मैं अगर कोई बंदा सोलर बिजली बनाता है अपनी छत पे और वो ग्रिड में डालता है, ठीक है, उसके पास ग्रीन मीटर भी है, वो उसी ट्रांसफार्मर के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं और बिजली, या वो पास ऑन करते करते वो किसी और मोहल्ले में भी जा सकती है। अगर तो वहीं के लोग इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ के लोगों को तो शायद बिजली की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उधर तो ज़्यादातर शायद बिजली खुद बना रहे हों, या वो अमीर लोग हैं ऑलरेडी, वो तो बिजली का पूरा बिल भी देते हैं, उनको तो दुखता भी नहीं है और ये वो सारा कुछ। सो अमीर बिजली बना रहे हैं अमीरों के लिए, जो कि अमीर इस्तेमाल भी नहीं कर रहे। ये हमारे को ट्रांसफार्मर्स का कुछ सीन है आगे ले जाने वाला कि बैटरी मर गई, बिजली खत्म। ट्रांसफार्मर्स कुछ। अच्छा, मुझे एक और चीज़, जो स्ट्रीट लाइट्स वाली बात है ना, उससे एक और मुझे अभी आई है कि आप जा रहे हो किसी जगह पे, आपके सामने से ट्रैफिक आ रही है, स्ट्रीट लाइट्स चले फ़र्ज़ करें लगी हुई हैं, बंद है या है ही नहीं वहाँ पे, तो जो एक बंदा फुल बीम दे के सामने से आपके आ रहा है, जिसको आप फिर डिपर मारते हैं, अपने डिपर मारते हैं कि यार ये फुल बीम बंद करो। कुछ लोग तो लिहाज कर जाते हैं, कुछ लोग तो बहुत अच्छे होते हैं, वो हाथ भी यूँ कर देते हैं कि सॉरी यार मेरी गलती है, और कुछ लोग होते हैं उनको आप जो मर्जी कह रहे हैं वो अपनी बीम नहीं बंद करे, वो घर जाके बत्ती ही पूरी बंद होगी। ये स्ट्रीट लाइट्स की वजह से तो नहीं है कि जी हमें नहीं नज़र आता? एक तो स्ट्रीट लाइट्स में ये जो आपने अंडरपास वाली बात की है ना, जो भी अंडरपास मुड़ता है ना, जो बिल्कुल सीधा नहीं है, वहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट्स अंदर चल भी रही हों तो वो इतनी मध्यम होती हैं कि एक दफ़ा आपको एडजस्ट होना पड़ता है, और बीच में एक ऐसा स्पॉट ज़रूर आता है कि जिसमें आप अल्लाह के सहारे। ये मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ मॉडल टाउन वाले की। हाँ, जो नया बना है, ठीक है, नहीं पुराने वाला मॉडल अच्छा, जो पुराने वाले से राइट जाता है। हाँ जी, ये जब आप एक दफ़ा अंदर जाते हो ना, आप मतलब ऑन योर ओन। हाँ। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि आपने दूसरा इसका जिक्र किस चीज़ का किया था? हाई बीम का। हाई बीम का। अच्छा, ये हाई बीम की मुझे बहुत ज़्यादा वो भी हो रही थी कि ये जो हमारे यहाँ पे चल रहे हैं, आप बिल बोर्ड्स, आपको पता है डिजिटल स्क्रीन्स चल रही हैं। हाँ जी। अच्छा, इनमें एक बहुत बड़ा मसला हो रहा है। वो बहुत बड़ा मसला ये है कि ये सुबह तो उसकी फुल ब्राइटनेस इनको करनी पड़ती है, वरना दिन में तो नज़र ही नहीं आएगी। अच्छा, रात को इनकी कोई ब्राइटनेस कम नहीं करता, उतनी रहती है। सो वो आंखों में चुभती है और वो बड़ी डिस्ट्रैक्टिंग है, उसकी वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं और आंखें तो ख़राब हो ही रही होंगी। सो ये कोई सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। ज़ाहिर है बंदे के लिए आसान नहीं है कि एक एक स्क्रीन पे जाके करना, कुछ सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए कि शाम 7 बजे के बाद उसको ज़रा मध्यम कर दें। हाँ, ये भी ठीक है। इससे मुझे दो बातें आती हैं ज़हन में। एक तो शहबाज शरीफ साहब को, जिन्होंने बिल बोर्ड हटवाए,
या आपके कुछ दीगर जब वो चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने बिलबोर्ड आपको पता है हटवा दिए थे ये फ्लाईओवर्स के ऊपर कुछ एरियाज में गुलबर्ग के, तो वो बहुत लोगों ने तनकीद की, गलत चीज़ है, लेकिन मेरे तो ख्याल में अच्छी चीज़ है, क्योंकि उस ज़माने में एडवर्टाइजिंग भी हमारी बड़ी अभी भी वैसी ही है, लेकिन तब ज़रा ज़्यादा स्टार्टअप्स नहीं थे, तो यही था कि जी बिस्किट है, लड़की है, इस किस्म के, तो लोग वाकई में नज़र आपकी ना पड़ जाती होती थी दूसरी तरफ। वो नज़र एकदम ऐसे हुआ कि एक इश्तिहार उन्होंने बनाया, किसी स्प्राइट का था या किसी और का था, जिसमें उन्होंने लड़की ही थी और वो ज़रा कॉन्ट्रोवर्शियल लगा। किसी ने जाके रात को उसके ऊपर चादर ओढ़ दी बहुत लंबी सी, उन्होंने उसको छुपा दिया, और तो ये शहबाज शरीफ का ठीक था। दूसरा आपने जो बात की ये एलईडी पैनल्स वाले, आप भी ढूंढ रहे हैं एलईडी पैनल्स, मैं ये नहीं सुनना चाहता किसी ने खबर आ जाए कि जी अली आफ्ताब साहब के खिलाफ केस हो गया, उन्होंने एलईडी पैनल चुरा लिए। आप मुझे कह रहे थे ना उस दिन कि मुझे तो ये ना आप वो भी तो वही चीज़ होगी ना, आप उठा के ले इधर और परसों से हम शो कर रहे हैं फुल बैकड्रॉप के साथ। सर वो जो शहबाज शरीफ ने भी हटाए थे ना, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, वो भी हाई कोर्ट का ऑर्डर था और वो भी पिटिशन थी कि, और जाहिर है मतलब ठीक है आप अगर पैसे कमा सकते हो तो कमाओ, बिलबोर्ड लगाओ जितने लगा सकते हो, लेकिन बहरहाल कोई अर्बन प्लानिंग की कमेटी होती है, बहरहाल उन्होंने कोई चेकलिस्ट एक उनकी होती होगी कि इस व्यूइंग एंगल पे हो, ये उसका सेफ्टी सिक्योरिटी के मेजर्स हो, फलान का, ये तो फिर मतलब कल को मैं भी अपने घर पे चुक दूँ। हाँ, ये बिल्कुल ये मसला मुझे अच्छी तरह याद है कि कमर्शियल एरियाज़ में अगर आपकी बिल्डिंग एक ख़ास हाइट पे और उसके ऊपर आपने बिलबोर्ड लगाना है और वो बिलबोर्ड जहाँ एंड होगा वो एक सर्टेन हाइट लेवल से ऊपर है, तो आपको उसको एयर टैक्स देना पड़ता है उस पर। और अगर आप बहुत ही ऊंची हाइट पे लगाते हैं तो फिर तो, और वो किसी फ्लाइट की लैंडिंग जोन में हो या उसके एरिया में हो, तो फिर तो आपको और बहुत चीज़ें लगानी पड़ती हैं वहाँ पे। तो ये बिलबोर्ड वाला, वैसे अगर आप ये कैवलरी से आ रहे हो ना, अब तो नहीं क्योंकि वो अंडरपास बन गया, एक घर के अंदर बिलबोर्ड लगा हुआ था, आपको याद होगा, अगर आप डिफेंस से कैवलरी वापस जा रहे हैं ब्रिज की तरफ, तो एक घर था लेफ्ट पे। सर वो घर सरकारी है। अच्छा सर, फिर तो ठीक है, यानी कि और उसका एक पाया अंदर था और एक बाहर था। वाह 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 वाह। इससे मुझे वो याद आ गई बात बड़ी फनी, वो कल मैं पॉडकास्ट सुन रहा था उसका, शाहजेब का, उस पर जिसके वो अदील भाई आए हुए थे जिसके ऊपर, अच्छा शहजाद का था जिसके ऊपर अदील भाई आए हुए थे, तो उन्होंने बड़ा मज़ेदार वाक़या उसके ऊपर सुनाया। वो है बड़ा मज़ेदार, मतलब हमारे शो पे भी आए हुए थे। वो कहते हैं वो कोई किसी का बैग चोरी हो गया या लैपटॉप चोरी हो गया और वो पर्चा कटवाने जा रहे, तो जो थाने वाले हैं वो कहते हैं ग्रीन बेल्ट एक थाने में और सड़क एक थाने पर, वो और उसने फिर पता नहीं क्या, वो बहुत मज़े का था। वो नहर पे हुआ उसका लैपटॉप चोरी, और इन्होंने थाने में गए तो उन्होंने कहा जी कि हमारा सिर्फ सड़क की दूर तक है, ग्रीन बेल्ट का नहीं, हाँ जो फुटपाथ है वो दूसरे थाने में आता है। फिर ये दूसरे में गए, उन्होंने कहा कि आपका कहाँ चोरी होता फुटपाथ, उन्होंने कहा जी कि जो बाइक वाले थे गन पॉइंट पे, उन्होंने वो सड़क पे थे, मैं फुटपाथ पे था। इसका परिचय। फिर उन्होंने कहा आप इसको गुमशुदगी का बना दी इस किस्म की चीज़ का कि जी वो गुम गया मेरे से। सर वो तो आप ही बताते हैं कि थाने जब भी आप जाते हो डकैती की करने, वो आपको यही कहते हैं कि सर चोरी कर लें, डकैती ना करें। चोरी ठीक है, इसी तरह चोरी हुई है तो कहते हैं गुमशुदगी कर लें। बेसिकली डकैती में प्रॉब्लम वो भी हो जाता है ना कि अच्छा एक तो ये कि चीज़ चली गई, नुकसान हो गया किसी का, दूसरा ये भी है कि अच्छा इतनी बंदूकें थी शहर में आम फिर रही हैं, वो कहते हैं कि जी एक शहर। सर आपके साथ कभी हुआ है होल्ड अप वाला एक्सपीरियंस? नहीं सर, अल्लाह माफ़ करे। मेरे साथ हो चुका है। अच्छा मेरे घर के बाहर, और हम छोटे थे, वो उस बंदे का कॉन्फिडेंस सर अभी भी ना, मैं कहता हूँ कि कॉन्फिडेंस ही उस बंदे का, क्योंकि बाइक पे आया बंदा, उसने गन रखी, उसने कहा सब कुछ जो है तो फ़ोन शोन ले गया। उसके बाद मेरे बड़े चक्कर लगे थाने, बड़ा मैंने सीखा। और वो उस सबसे जो अजीब चीज़ थी, उसके बाद उन्होंने हमें 3 दफ़ा बुलाया, मैं और मेरे 2 दोस्त को, कि यार ये था ये था ये था। वो पहली दफ़ा हम चले गए, जैसे लाइनअप नहीं होता कि यार वो, और वो बेचारे अंदर मतलब थाने में बैठे हुए थे, ये मैंने कहा ये तो नहीं था, ये भी नहीं था। अच्छा आपको, फिर वो दूसरी दफ़ा मैं जा रहा था, मेरे वाले साहब ने रोक दिया, कहता कि कितने चले? मैंने कहा, कहता है वो उसने बाहर भी आना है, वो तुम्हें भी देख रहा है भाई, मत करो। तो ये चलती रहती थी चीज़ें। चले अच्छा जी आगे बढ़ते हैं। देखिए ये मेरा ज़िंदगी का असूल है कि खुदा ना खास्ता कुछ भी हो गया ना, तो ताकत रखते हैं तो खुद बदला ले लें, नहीं रखते तो माफ़ कर दें। कोर्ट कचहरी नहीं जाना और कुड़ना नहीं है, अपनी सेहत ख़राब करो। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा जी एक और ख़बर है, वो चेयरमैन नैब कहते हैं कि अगर सबको डराएंगे तो मईशी पहिया कैसे चलेगा। वाह। और ये कितनी आयरॉनिक बात है। हाँ। कि नैब के चेयरमैन साहब जो हैं वही इस किस्म का बयान दे रहे हैं, जिनको मेरे ख्याल में आज से कुछ साल पहले उनका मैंडेट ही ये था कि डरा दो। हाँ जी, ये लेफ्टिनेंट जनरल नज़ीर भट्ट साहब हैं। अब इसमें जो है ना प्रॉब्लम क्या है,
वो ये है कि सबको, वो कह रहे हैं सबको डराएंगे तो मईशत का पहिया नहीं चलेगा, यानी कि वो फिर लोग पैसे अपनी जेब में रख के बैठे रहेंगे, वो इन्वेस्ट ही नहीं करेंगे। कह रहे चंद लोगों को डराएं और सबको ना डराएं, इस किस्म की कोई बात। एग्जैक्टली अब अगर ये चंद को डराएंगे ना तो सिलेक्टिव जस्टिस हो जाएगा। अच्छा, अब जब सिलेक्टिव जस्टिस होगा तो फिर वही बात, आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपको कैसे पता है कि आपका कोरा उन लोगों में निकलना है जिसको डराना है उन्होंने, या उनमें निकलना है जिसको नहीं डराना। इन एनी केस आप फिर अपनी जेब में पैसे लेके बैठे रहेंगे। सो या तो सबको ना डराएं ताकि पैसे इन्वेस्ट हो, या सबको डराएं कि पता हो कि जी ये तो एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर से हमने गुजरना ही गुजरना है कुछ भी करने के लिए। और आप देखिए, वो आपको याद है जब ज़ाहिर है आप में न्यूज़ बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, एक तो दौर ऐसा था जिसमें आप देखते ही थे कि रोज़ 3-3 बंदा नैब ने बुला लिया, और एक निज़ाम शुरू हुआ था, जो पीटीआई का दौर शुरू हुआ था। इनफैक्ट चलें पीटीआई का दौर क्या, जब इवन नूनली का भी दौर था तो तब भी ऐसी चीज़ें होती थी, ऐसी कोई बात नहीं, हर बंदे ने नैब को इस तरह इस्तेमाल किया है। और उसका रिजल्ट क्या निकलता है, ये बात तो उनकी ठीक है, मतलब मजाक अपनी जगह के, मईशत डर जाते हैं लोग, इन्वेस्टर छोड़ दें, आपका अपना जो बंदा है जिसका लेट से बहुत बड़ा कोई प्लांट है, कोई फैक्ट्री है, कोई इंडस्ट्री है, वो उसने लगा के बैठा हुआ है, अगर वो साफ़ सुथरा है वो बिल्कुल, उसको फिर भी फॉर अदर रीजंस नैब के उसमें डाल दिया आपने शिकंजे में, तो उसके बाद वो बंदा फिर क्या कहेगा, यार मैं बढ़ाऊँ क्यों अपना, मैं इसको कैपेसिटी क्यों बढ़ाऊँ इसकी। वो मियाँ साहब ने तो जो एहतसाब कमीशन बनाया था उसमें अगले गोरे चुक के ले गए थे। तो लेकिन बहरहाल जो इसमें मुस्बत पहलू है ना वो यही है कि जनरल साहब को समझ में आ रही है, उन्होंने कहा कि सबको नहीं डरा सकते, अभी आहिस्ता आहिस्ता मजीद लर्निंग होगी तो वो कहेंगे किसी को भी नहीं डरा सकते। तो देखें, आई थिंक अब जो इनकी पॉलिसी भी यही है कि यार जो कुछ भी करना है, एक्टिविटी करनी है, इकोनॉमी फोकस्ड करनी है फॉर द बेटरमेंट ऑफ। अच्छा, जाने से पहले एक तो आपने एपिसोड को प्लीज़ लाइक और शेयर करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लेकिन जाने से पहले अली का एक पैगाम है। उफ, बहुत बड़ा दिन है आज यासिर की सालगिरह है और उनकी वाइफ अरफा ये सालगिरह मना रही हैं, और ये लोग इंग्लैंड से कुछ अर्सा पहले 2 महीने के लिए ही कराची आ गए थे, और अब जब से वापस गए हैं तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं पाकिस्तान को। उसकी वजह ये है कि फूडी हैं यासिर, और देसी फूड में आपको पता है कि एक ही असूल होता है कि जितना गलीज़ उतना लजीज़, और इंग्लैंड में बेतहाशा आपको देसी फूड मिल जाता है, लेकिन ये वाले क्योंकि क्राइटेरिया वो पास नहीं कर पाता, इसलिए पाकिस्तान है। और इसके अलावा भी यासिर जो है वो बहुत ज़्यादा चेज़ेबाज पाए गए हैं। ये पीएमएलएन सपोर्टरों में बैठ के पीटीआई सपोर्टर हो जाते हैं, और पीटीआई सपोर्टरों में बैठ के पीएमएलएन सपोर्टर हो जाते हैं। इनकी ज़िंदगी का मकसद ओढ़ना बिछोना सिर्फ चेज़ा है, और ये जो है बहुत बड़े फ़ैन हैं जुनैद जमशेद और स्ट्रिंग्स के, तो इसलिए हम आज गाना गाएंगे अरफा की फरमाइश पे। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई कया। दिल उदास नजरें उदास दिल भर नहीं, घर आस पास दिन रात आह भरना और बेकरार रहना, ये खेल ही बेकार है कुछ भी नहीं अंगार है, इस आग में जले क्यों पल पल जिए मरे क्यों। हम क्यों चलें उस राह पर जिस राह पर सब ही चले, क्यों ना चुने वो रास्ता जिस पर नहीं कोई कया। सो यासिर विद द डबल एस बहुत ज़्यादा हैप्पी बर्थडे, बहुत ज़्यादा पार्टी करनी है, और कीप मिसिंग पाकिस्तान, और हैप्पी बर्थडे अगेन, और सबको खुदा हाफिज़।